हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। यहाँ आपको सारे ही लॉ की बेसिक से बेसिक, इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे और सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पढ़ाया जाएगा। और जो भी आम आदमी है, जो नॉर्मल पीपल्स हैं, उन सब की क्या बेसिक राइट्स हैं, इन सबको भी बताया जाएगा, जिससे कि जो सभी आम नागरिक हैं जिन्हें अपने राइट्स के बारे में मालूम नहीं होता है, वो भी हमारे चैनल पे आ करके आराम से सीख सकते हैं, वो जान सकते हैं उनके राइट्स उनको क्या क्या मिले हुए हैं। और जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो PCSJ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, क्लैट PG के लिए करते हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स को इम्पॉर्टेंट वाइज पढ़ाया जाएगा। और आप अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। इस सब की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे नीचे, तो आप बिल्कुल देख सकते हो। और मेरा नाम पूजा चौधरी है और आज हम लोग RTI के बारे में पढ़ेंगे। अब RTI को हम हिंदी में जिसे सूचना का अधिकार भी बोला जाता है। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये एक एक्ट है जिसमें कि एक नॉर्मल पीपल को एक राइट मिलता है कि हम गवर्नमेंट अथॉरिटी से किसी भी टाइप की, किसी भी ज़रूरी काम के लिए हम उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब ये राइट हमें मिला क्यों है? अब सभी नागरिक तो टैक्स पे करते हैं। अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो वो टैक्स जाता कहाँ है, कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है, तो ये हम बिल्कुल जान सकते हैं कि हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है। तो इसलिए हर एक डिपार्टमेंट में PIO को अपॉइंट किया जाता है, जिससे कि हम अपना RTI का एप्लीकेशन भर के उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब PIO के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा, PIO क्या है। अब PIO जैसे पब्लिक अथॉरिटी होता है, आप किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन लेना है तो आप उसको एप्लीकेशन लिखोगे कि भाई मुझे ये चीज़ की फ़लाना की जानकारी चाहिए, आप मेरे को ये दे दो। इस चीज़ के लिए 30 डे का टाइम पीरियड दिया जाता है, ठीक है। और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का 19 आर्टिकल देखा है तो उसमें दिया है, वो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। और जो आर्टिकल 19 है वो बोलता है राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, अब यहाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया? तो इस चीज़ को क्लियर करते हुए बताया गया कि अब मान के चलिए हम बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर किस बिहाफ पे बोलेंगे? जब मुझे आपके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो मैं आपके बारे में बोलूँगी क्या? तो ये डायरेक्टली इस बुक में दिया नहीं है, लेकिन इससे माना जाता है कि हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अब इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई, CIC और SIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो सेंट्रल के हैं वो सेंट्रल के केसेस देखेंगे, पर सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर होती है, जैसे कि आपको मालूम होगा। तो अगर सेंट्रल में कोई भी UP, दिल्ली, बिहार, कोई भी पर्सन जा करके वहाँ पे RTI फाइल कर सकता है। लेकिन जो SIC है, अगर मान के चलिए UP में कोई स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, तो सिर्फ वहाँ UP के ही पर्सन जा सकते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो अब और बात करते हैं, जैसे कि अब इसका प्रोसेस कैसे होता है। RTI को हमें फ़ाइल करना है तो हम 2 मोड से फ़ाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो नॉर्मली फॉर्म भरना होगा और जब सबमिट करना होगा। इसकी मात्र 10 रुपये की फ़ीस होती है, इससे ज़्यादा नहीं लगती है। ऑफ़लाइन भरो आप चाहे ऑनलाइन भरो, ये सिर्फ 10 रुपये में ही भरते हैं। अब ऑफ़लाइन की बात करते हैं, तो अगर ऑफ़लाइन भरना है तो ये जो एक्ट है उसका सेक्शन 6 के अंदर हम एप्लीकेशन को फ़ाइल करते हैं कि भाई मुझे इस फला जगह से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आप सबमिट कर देते हो। अब मान के चलिए आपकी इन्फॉर्मेशन, आपने एप्लीकेशन दे दिया, भाई मुझे यहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको मिली नहीं, और 30 डे का पीरियड है जैसा मैंने बताया। अब 30 डे में ही नहीं मिली, तब क्या करोगे आप? तो इस एक्ट के
इस एक्ट के सेक्शन 19 क्लॉज 1 के अंदर आप अपील कर सकते हो, जिसे फर्स्ट अपील बोलते हैं। आप उसी के या फिर ऊपर की अथॉरिटी को आप अपील कर सकते हो कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो आपको 45 डे का टाइम मिलता है। मान के चलिए इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई तो आप इसी एक्ट के 19 क्लॉज 3 के अंदर आप सेकंड अपील कर सकते हो। आरटीआई में जो कमीशन होता है आप उधर आप अपील फाइल करोगे। अगर उस चीज़ में इंफॉर्मेशन किस लिए नहीं प्रोवाइड की गई, क्यों नहीं कराई गई, इतना दिन हो गया, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ वहाँ पे देखा जाएगा। अगर मान के चलिए जो पब्लिक अथॉरिटी है PIO है उसने ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की तो उसके ऊपर 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है, जो कि पर डे के हिसाब से काटा जाता है। 2,500 के हिसाब से पर डे पे काटा जाता है। और अब इसमें जान लेते हैं कि मतलब कौन कौन लोग RTI फाइल कर सकते हैं। अगर कोई बाहर देश से आकर के बोल दे भाई मुझे यहाँ की जानकारी चाहिए तो हम थोड़ी ना दे देंगे सबको जानकारी। तो उसके में जैसे इंडियन होना चाहिए, सभी इंडियन को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। पहले NRI के लिए कोई प्रोविजंस नहीं थे कि भाई NRI को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, लेकिन कुछ केसेस के बाद NRI को भी कर दिया गया है कि भाई NRI भी इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। अब मान के चलिए कोई कंपनी है, कॉरपोरेशन है या NGO है, वो क्या मांग सकते हैं RTI? तो ये सब कोई भी जो फर्म्स हैं वो सब नहीं मांग सकती, लेकिन अगर वहाँ का कोई पर्सन अपने नाम से मांगना चाहे तो वो RTI फाइल कर सकता है। अब इसमें दिया हुआ है कि हम इस कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो बोला जाता है जो संसद भवन और विधानमंडल में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बोली जा सकती है, बताई जा सकती है, तो हम वो चीज़ आम आदमी को भी बता सकते हैं। और इसी के सेक्शन 8 में वो सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देश की किसी सुरक्षा की बात है, आपको वहाँ का सारे डिफेंस का इंफॉर्मेशन नहीं दे देंगे, ये तो भाई हमारे देश के लिए ना प्रॉब्लम करेगा। और ऐसी खुफिया एजेंसीज़ हैं उनके बारे में नहीं दिया जाएगा। अब मान के चलिए किसी हमारे देश से सेकंड कंट्री से कोई भी अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन दी नहीं जाएगी। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी की भी नहीं इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब मान के चलिए किसी भी कारण आपका जो एप्लीकेशन गया है वो रिजेक्ट कर दिया गया, भाई ये हम इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, ऐसा है वैसा है कुछ भी, तो जो पब्लिक अथॉरिटी ऑफिसर है तो वो आपको रिजेक्शन का रीज़न बताएगा। आप अपील कर सकते हो, तो कहाँ अपील कर सकते हो, उसका नाम, उस अथॉरिटी का नाम, सब कुछ आपको बताएगा प्रॉपरली। अब हम लोग थोड़ा सा इस बुक के जो सेक्शन हैं उनको थोड़ा सा समझा देते हैं, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इसको समझने के लिए। तो अगर इसका सेक्शन 1 देखा जाए, जो हर एक बेयर एक्ट में, अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो आप बेयर एक्ट ले लो, आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए, और बहुत ज़रूरी है बेयर एक्ट। तो इसका सेक्शन 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। जैसा कि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होगा हर फर्स्ट सेक्शन ये शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड बताता है। उसका फुल नेम क्या होता है, लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये इसका फुल नेम हो गया। ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, होल इंडिया एक्सटेंड करता है। आप इंडिया के में कहीं भी किसी भी अथॉरिटी के बारे में, आप किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब ये डेफिनेशन, सेकंड हमेशा डेफिनेशन क्लॉज होता है, उसमें से कुछ डेफिनेशन हैं, लाइक फर्स्ट है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कुछ बच्चों को मालूम होगा, कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा, मैं बता देती हूँ।
अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अब मान के चलिए अब कोई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का कोई काम है, कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी चीज़ है, तो उसे कौन सी गवर्नमेंट देखेगी? स्टेट गवर्नमेंट देखेगी? ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। अगर मान के चलिए SIC है, अब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया तो उससे राइट्स भी तो उसको कुछ दिए होंगे, तो वहाँ के राइट स्टेट बनाएगा, सेंट्रल के सेंट्रल बनाएगा। तो अगर स्टेट में कोई कमीशन है तो स्टेट देखेगा, अगर सेंट्रल का कोई कमीशन है तो सेंट्रल देखेगा। पर सेंट्रल के पास मोर पावर होती है, सेंट्रल में आप कोई भी पर्सन आकर के इंफॉर्मेशन ले सकता है, लेकिन स्टेट में अगर आप यूपी के हो, बिहार के हो, तो आप यूपी वाले यूपी में कर सकते हो, बिहार वाले बिहार में कर सकते हो। ये हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है। अब और इसमें जैसे पब्लिक अथॉरिटी के में क्लॉज H है जिसमें पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन दे रखी है। अब पब्लिक अथॉरिटीज़ कौन कौन होंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाए गए हों, जिन्हें पार्लियामेंट ने बनाया हो या जिसे स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो। ये हमारा सेकंड सेक्शन हो गया। अब सेक्शन थर्ड जो है वो हमें ये इस एक्ट का थर्ड सेक्शन प्रोवाइड करता है, आपको राइट देता है कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो किसी भी गवर्नमेंट से कि जो भी लेने वाली हैं। अब फोर्थ सेक्शन 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सबको जानना पढ़ना चाहिए। अब इसमें बताया ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। अब ऑब्लिगेशन में कई ऑब्लिगेशन इसमें दे रखी हैं, पर मैं आपको जनरल बता देती हूँ। लाइक अगर आपको अब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या हम हर एक छोटी छोटी जानकारी के लिए हम RTI फाइल करेंगे? क्या मतलब इतनी इंफॉर्मेशन होती है, इतने डिपार्टमेंट्स बने, इतने चीज़ें बनी हैं, क्या हम हर चीज़ की इंफॉर्मेशन की RTI फाइल फिर तो कोई कर ही नहीं पाएगा। इसलिए इन अथॉरिटीज़ की खुद की लाइबिलिटी है, खुद की ड्यूटी है कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक डोमेन पे होनी चाहिए, तो आप आजकल इंटरनेट का अच्छा सोर्स है, आप उधर प्रोवाइड करो, जिससे कि इतना जो प्रेशर है ना RTI वालों के ऊपर पड़ सके, ना जो आम जनता है वो भी आपसे उन चीज़ों से जागरूक रहें। और इसका सेक्शन 6 बताता है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। सेक्शन 6 के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था, हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। और सेक्शन 7 डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, कब कब डिस्पोज कर सकते हैं आपकी रिक्वेस्ट। अब सेक्शन 8 में देखिएगा एग्जेम्पशन फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें बताया गया है कि आपको कई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि आप डिस्क्लोज नहीं की जा सकती, कोई भी इश्यूज हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया है। अब सेक्शन 9 बताता है ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस। अब कुछ जो रिजेक्शन के ग्राउंड्स को बताता है, इसी तरह के कई और भी हैं। अब इसमें सेक्शन 12, 13, 14 जब देखेंगे आप, उसमें जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बताया, उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, उनका रिमूवल कैसे होगा, ये सब, उनका टर्म सर्विस कंडीशन क्या होगा, ये सब सेंट्रल के बारे में बताया है। अब आप देखोगे जब 15, 16, 17 सेक्शन, तो उसमें स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बताया। सेम वही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, टर्म कितना होगा और इनका रिमूवल कैसे होगा। और इसी में आप देखोगे 18, 19, 20। 18 में होता है अगर आपकी मान के चलिए कोई भी किसी भी इशू से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं सेक्शन 18 के थ्रू। इसका भी फॉर्म अवेलेबल होता है, अगर आप कभी देखोगे, अगर आपको देखना इस चीज़ का फॉर्म, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम उसे शॉर्ट वीडियो में या किसी भी नॉर्मल वीडियो में को बना करके आपको वो फॉर्म दिखा देंगे, आप कमेंट कर सकते हो। अब सेक्शन 18 हो गया। सेक्शन 19 में अपील कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया सेक्शन 19(1) में फर्स्ट अपील, 19(3) में सेकंड अपील। अब मान के चलिए अपील हो गया, सब कुछ हो गया भाई, अब कुछ फिर भी नहीं मिला तो पेनल्टी तो देनी है ना PIO को, पब्लिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी को। तो उस 20 में बताया है कि पेनल्टीज़ प्रोवाइड किया जाएगा।
अब इसमें ये भी है, अब मान के चलिए किसी भी रीज़न वश नहीं PIO इन्फॉर्मेशन आपको दे पाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरी इंटेंशन थी भाई मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता मैं किसी रीज़न वश मैं नहीं दे पाया या कोई भी। तो इसमें गुड फेथ वाला सेक्शन 21 अगर आप देखोगे, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, तो इस तरह के तो इसमें मतलब कि गुड फेथ में भी कई बार चीज़ें होती है, तो उसमें भाई पेनल्टी तो हम नहीं लगा सकते ना PIO पे, तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो और भी सेक्शंस हैं जो भी ठीक है आप देख सकते हो, लेकिन यही इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। अगर आपको किसी भी इस टॉपिक में और भी कोई क्वेरी हो, कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप फ्रीली मैसेज कर सकते हो, और आप यहाँ पे आपको सब कुछ सारी लॉ की इंफॉर्मेशन सारी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबको भी बताया जाएगा। और हम लोग एक केस लॉ की सीरीज़ लाएंगे जिसको शॉर्ट में वीडियोस डालेंगे, जिसमें हर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो केस है और लाइन वाइज, लाइक CRPC के बना रहे हैं तो CRPC के एक लाइन में होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बना रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग लाइन में होंगे। तो इम्पॉर्टेंट केसेस जो नॉर्मली देखा जाए तो केसेस ढूंढने के लिए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सेक्शन केसेस और केसेस के जो भी जजमेंट है वो सब आपको यहाँ पे फ्रीली आराम से मिल जाएगा। तो आप बेशक आराम से सिर्फ केस का नाम डालिएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक लॉ स्टूडेंट को ही भेजो, आप जो नॉर्मल पर्सन है आप उनको भी भेजिए, क्योंकि ये जो राइट्स हैं, जो नॉर्मल बेसिक से बेसिक राइट्स हैं, आप किसी भी नॉर्मल पर्सन से पूछ लो भाई, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। तो आजकल फ़ोन सभी चलाते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आजकल तो बूढ़े अंकल लोग भी बहुत रील्स पे रील्स चलाते हैं, तो आप उन सबको भी भेज सकते हो कि जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक राइट्स हैं, उन्हें मालूम चल सके। थैंक यू।